हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए ही बनाया गया है। देखिए, मैंने आपको हिंदी में बहुत सारे टॉपिक बताए, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए, हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के निबंध पर वीडियो बनाइए, कि आखिर हिंदी में कौन कौन से निबंध हैं जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th हिंदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आए। अब निबंध तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको लिखना भी आना चाहिए कि आखिर निबंध लिखते कैसे हैं। तो इन्हीं 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पर मैं निबंध लिखना भी बताऊंगा। पूरा निबंध मैंने लिख रखा है, ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार कि हिंदी में हर एक वो स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, वो 100 में 95 प्लस लेकर आए, और बहुत सारे स्टूडेंट लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 12th हिंदी के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो इस बार आ सकते हैं। पहले हम 5 निबंध को जानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बोर्ड परीक्षा में 99% यही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं बताने वाला हूं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। ठीक, समझ में आया? तो सबसे पहला हमारा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कितनी बड़ी समस्या है वो हम सबको पता है, हम सभी भारतीयों को पता है, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, इस पूरे विश्व को पता है कि पर्यावरण प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। तो इस समस्या और इसके समाधान के बारे में निबंध लिखना पूछा जा सकता है, क्योंकि जो वर्तमान में प्रॉब्लम चल रही है उस पर निबंध लिखने को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया? दूसरा देखिए, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। अब देखिए, हमारे भारत देश के लिए आतंकवाद जो है, टेररिज्म, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सबको पता है। ठीक है, तो इसका ये किस प्रकार की समस्या, इसका समाधान कैसे करें, इस टॉपिक पर निबंध लिखने को आएगा या आ सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और निबंध लिखते समय देखिए, कोई निबंध याद नहीं किया जाता, निबंध लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। और हिंदी में निबंध लिखना तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, क्यों आसान है? क्योंकि देखिए, हिंदी में निबंध जब आप लिखें तो सबसे ज्यादा ध्यान दें आप हेडिंग पर। आपका हेडिंग अच्छा होना चाहिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अंदर आपको बिल्कुल किताबी भाषा नहीं लिखना है। याद है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख देंगे अच्छे से तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हेडिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि हिंदी के मैंने आपको 22 टॉपिक्स बताया था जल्दी ही, कि हिंदी के इन 22 टॉपिक को पढ़ लो, 100 में 100 पक्का। उन 22 टॉपिक को जाकर पढ़ लो, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक, तो आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे हिंदी का मैंने निचोड़ उसमें निकाला है। ठीक, देखिए तीसरा, देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो हमारा साइंस है ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? देखिए, साइंस है तभी तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस में हम लोग और ज्यादा हैं। टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज हम, पहले लोग पैदल चलते थे, आज लोग गाड़ियों से चलते हैं। पहले एक मैसेज भेजने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते थे, जो पोस्टमैन है वो मैसेज ले जाता था। अब क्या है, एक फोन लगाया, भैया हाँ हेलो, बस मैसेज पहुंच गया। ठीक, तो ऐसे अब हमें सुविधाएं भी मिली है, तो ये हमारे लिए वरदान भी है और ये हमारे लिए अभिशाप भी है।
देखिए पहले बिजली नहीं थी तो किसी को करंट से किसी की मृत्यु नहीं होती थी। अब क्या होता है कि पता चला भैया करंट लगने से युवक की मौत हो गई, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी है। तो दोनों प्रकार से ये हमारे लिए है, ये वरदान भी है, ये अभिशाप भी है। आप कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सही से यूज करेंगे तो ये आपके लिए वरदान है, अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके लिए अभिशाप भी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए भैया, भारत में बेरोजगारी की समस्या। अब देखिए हमारे इंडिया में बेरोजगारी की कितनी समस्या है, ये जाकर उनसे पूछिए जो युवा लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या पर एक निबंध आपको लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर भी निबंध लिखना आ सकता है। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध हैं भैया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी इसका अगर नोट्स मिल जाता तो बहुत अच्छा होता निबंध का, ठीक है, या थोड़ा हमें पढ़ने को कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। तो भैया मिलते हैं, आप लोग लेना नहीं चाहते। आप लोग, मैंने बताया था प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा एप्लीकेशन शुभम लेक्चरर डाउनलोड कर लीजिए, सारी सुख सुविधाएं आपको उसमें मिलेंगी, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पर मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वहां पर हमारे बैचेज भी हैं, आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो जाइए प्ले स्टोर में जल्दी से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक, क्योंकि ये इंटर बार बार नहीं आने वाला, एक ही बार आएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध लिखेंगे, क्योंकि भैया निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बता दिया। अब चलिए लिखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर एक निबंध। कैसे हेडिंग डालेंगे, कैसे निबंध लिखेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ये जानने से काम नहीं होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, देखिए पहले हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा, जो भी प्रश्न आप में होगा प्रश्नोत्तर संख्या पहले हम डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे भारत में बेरोजगारी की समस्या। ऐसे एक ब्यूटीफुल सा हेडिंग डालेंगे। ठीक, खूब अच्छे से डालिएगा आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग, ताकि एग्जामिनर को जो है अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि जितना अच्छा आप लिखेंगे, खुद को जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर उतना ही अच्छा मार्क आपको देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जब भी आप निबंध लिखें, सबसे पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना और सबसे लास्ट का हेडिंग होता है उपसंहार। इन दोनों हेडिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इनको आपको जरूर डालना है अपने निबंध में। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होगा, इसमें आप निबंध जिस पर लिखना है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। ठीक, उसके बाद बीच में और भी हेडिंग होंगी, अभी मैं बताऊंगा, और लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग डालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखिए हमारे इंडिया के सामने जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, ये बहुत बड़ा रूप धारण करती जा रही है और बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनती जा रही है। सन 1930 से 1931 में अविभाजित भारत की जनसंख्या सिर्फ 20 करोड़ थी। बताइए आज के लगभग कितने साल पहले, 70 और 20, यानी कि लगभग 90 ईयर एगो, 90 साल पहले क्या थी, हमारे भारत की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ थी। यानी कि हमारे इंडिया में सिर्फ 20 करोड़ लोग थे। ठीक है, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। अब देखिए भारत में 139 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है, और जो ये 20 करोड़ जनसंख्या थी ये अविभाजित भारत की थी, यानी कि तब भारत विभाजित भी नहीं था। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। पहला सीमित भूमि तथा दूसरा सीमित आर्थिक संसाधन। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी भैया तो हमारा जमीन तो बढ़ेगा नहीं, भूमि जो है, जो खेत हैं वो तो उतने ही रहेंगे, वो तो बढ़ेंगे नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। और जो आर्थिक संसाधन है जिनके द्वारा हम अर्थ यानी कि इनकम कर सकते हैं, वो भी कम होंगे। क्योंकि भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा मारामारी होगी और उतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो जमीन है, जो भूमि है,
वो बढ़ेगा नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा और जमीन हमेशा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो नागरिकों की शिक्षा भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्वच्छता भी नहीं रहेगी, चिकित्सा भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, दवाई दर्पण और अच्छा वातावरण भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या होगा वातावरण उतना ज्यादा प्रदूषित होगा। ठीक, आगे देखिए, इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त, अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को व्यक्त होती है और मातृभूमि की ये दशा लज्जा का विषय बनता जा रहा है, बन जाती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ेगी, ये हमारे मातृभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि जो है इसकी ये दशा हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे, इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना है और कैसे करना है अभी हम हेडिंग डालकर आगे जानेंगे। तो प्रस्तावना में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, किसी दूसरे टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं भैया तो उसके बारे में आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हेडिंग रहेगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। अब कौन कौन सी समस्याएं होंगी वो हम इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो देखिए, विनोबा जी ने कहा था, विनोबा भावे जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। यानी कि कोई भी आदमी है, कोई भी मनुष्य है, अगर वो पैदा हुआ है तो उसके पास अगर एक मुंह है तो दो हाथ भी है। ठीक है, काम करना पड़ेगा तभी खाएंगे वो। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए भूमि का अभाव हो गया है। देखिए, दो हाथ भी है, उसके पास पैर भी है। अब देखते हैं कि गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कृषि में भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो वो बाहर शहरों की तरफ भागते हैं, कारखानों की तरफ। और आजकल कारखानों में भी ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि भैया आदमी का काम ही नहीं है, तो आदमी कहां जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग उससे प्राप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं, जिससे अमूल्य वन संपदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा पर कुप्रभाव एवं अमूल्य जंगली जानवरों के वंशकोप का भय उत्पन्न हो गया। देखिए, हो क्या रहा है भैया, जब जमीन की कमी होगी तो हमारे जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको काट दिया जाएगा और उस पर खेती किया जाएगा ताकि अन्न उस पर अन्न के फसलों को वो पैदा कर सके और वो और आगे बढ़ सके, उनके लिए खान पान की व्यवस्था हो सके। तो भैया अगर आप पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो चीज हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा यूजफुल हैं वो आप इसी बात से पता लगा सकते हैं, और आप सांस लिए बिना रह भी नहीं सकते। समझ लीजिए, पेड़ पौधे आपको सांस दे रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। तो देखिए कितना ज्यादा उपयोगी है पेड़ पौधे हमारे लिए। आप लोगों को भी प्लांटिंग करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधे की कटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर जंगल लगातार कट रहे हैं तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप लोग पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। यानी कि जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो वो देश के विकास को भी रोक देगी, क्योंकि जो देश की जो सरकार है वो देशवासियों को जो अन्न है उसको पूरा करने में ही उसका सारा बजट चला जाएगा, उसका विकास पूरी तरह रुक जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में अगर ज्यादा लोग हैं तो कमाई होगी भैया तो सब खाने पीने में चला जाएगा। अगर कम लोग हैं तो जो कमाई होगी उसमें खाने पीने के अलावा भी कुछ बच जाएगा, जो कि वो विकास में अपने लगा देंगे, कहीं जमीन या फिर कुछ भी और चीजें ले लेंगे जो उनके लिए आगे बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है। अभी मैंने बताया कि खाने की व्यवस्था करने में ही देशवासियों के और रोजगार जुटाने में ही देश की जितनी भी शक्ति है, जितना ही बजट है, वो सब उसी में लग जाता है। तो जब उसी में लग जाएगा भैया तो खाने की व्यवस्था, तो आगे विकास कैसे देश करेगा। जो कमाया वो खा गए, रोजगार देने में रुपया चला गया, बजट चला गया, सरकार कहां से पैसा लाएगी। ठीक है, कर्ज में डूब जाएगी ऐसा होगा तो, जिससे अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता। तो क्या होगा अगर ऐसा होता है तो
तो वो खाने पीने और रोजगार देने में ही अपना सारा बजट गंवा देगी और अन्य किसी दिशा में प्रोग्रेस में वो सोचने के लायक भी नहीं बचेगी। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना है। कहा गया है हम दो हमारे दो, मतलब एक अगर कपल है, पति पत्नी है, तो उनके ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होने चाहिए, ऐसा रूल है। ठीक, अब इसका पालन लोग नहीं करते, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका महत्व समझते हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी इसका महत्व समझ गए होंगे मेरे समझाने से। ठीक, तो ये हमारा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कुछ समस्याएं थी जो मैंने बताया। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के कारण आखिर जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ऐसे हेडिंग डालना होगा तभी भैया पूरे नंबर मिलेंगे, फ्री में आपको नंबर नहीं मिलते, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। यानी कि पहले क्या होता था, आश्रम होते थे, वहां पर व्यवस्था किया जाता था और मनुष्य के जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन है उसको वहां पर कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बाल ब्रह्मचारी होते थे, बच्चे ज्यादा होने के चांसेस नहीं रहते थे। लेकिन अब आश्रम नहीं है भैया, अब क्या होता है, अब एक आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके 7-7, 8-8 बच्चे हैं, तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ रहा है भैया। अब 7-8 बच्चे एक आदमी के हैं, वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके तमाम बच्चे होंगे, तो जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ेगी वो तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा। ठीक, आगे देखिए, 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। पहले क्या था कि 100 वर्ष की संभावित आयु अगर थी तो उसके लिए 25 वर्ष जो है वो केवल आश्रम में रहते थे, एकदम ब्रह्मचारी बन के। ठीक, आगे देखिए, व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा सामाजिक सेवा में ही बीतता था। पहले क्या होता था, आदमी का जो आधा जीवन है वो मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों के विकास और समाज सेवा में ही बीत जाता था। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख और भोग की गुंजाइश कभी कम थी। यानी कि जो सेक्सुअल चीजें होती हैं उनकी गुंजाइश बहुत कम थी पहले। ठीक है, जिससे बच्चे ज्यादा नहीं होंगे और हमारी जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जानना जरूरी है सबके लिए। आगे देखिए, आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सीधे साधे जीवन की ओर थी। फिर उस समस्या का विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए हैं, नगर कम थे। पहले जंगल ज्यादा थे और सिटीज जो थी वो बहुत कम थी, और पहले लोगों के मन में जो है गलत विचार आते ही नहीं थे। अब तो छोटे छोटे बच्चों के मन में गलत विचार रहते हैं, वो फोन लिए हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसमें जो मर्जी है वो देख रहे हैं, तो भैया गलत विचार उत्पन्न होगा, उनमें कुछ इच्छा होगी। ठीक है, तो वही सब चीजें पहले नहीं थी। अभी आज के 20 साल पहले भी हमारे पास फोन नहीं थे, अब सबके पास आज फोन है। ठीक, अब उसका सही जो यूज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे लोग पढ़ाई करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, उससे सब कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसका दुरुपयोग भी करते हैं, जिस पर कंट्रोल होना चाहिए, यही मेरा कहना है। ठीक, तो ये आपका हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसी में ग्रामों में जो गांव है उसमें कृषि योग्य भूमि सीमित है। अब देखिए, गांव में क्या है, कृषि के लिए जो भूमि है वो सीमित है, वो तो बढ़ नहीं रही है, उसका क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा, क्योंकि जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी। और सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं। यानी कि जो लोग हाथों से अपनी कलाएं दिखाते थे, कुछ लोग हाथ से कुछ शिल्प बनाते थे, कुछ मूर्तियां बनाते थे, और जो कुटीर उद्योग थे वो सब अब चौपट हो गए हैं, क्योंकि उनकी जगह पर मशीनें आ गई हैं, उसके द्वारा सब कुछ काम कर दिया जाता है। तो जो कलाकार हमारे हैं उनकी जो कलाएं हैं उनको पर्याप्त, वो पहले बाजारों में बेचते थे, अब वो सुविधा हुई ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जिससे गांव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है। गांव में जो आर्थिक जो हमारी जो इकोनॉमी की जो सोर्सेस थे, जो पैसे कमाने के सोर्सेस थे, स्रोत थे, वो अब भैया लड़खड़ा गए हैं। ठीक है, किसान जो है वो बहुत परेशान है। वो किसान वो कह रहा है, अरे भैया किसानी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि भैया लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। एक आदमी के पास 10 बीघा खेत है, अब 2 बच्चे उसके पास 2 बच्चे उसके हुए, 5-5 बीघा मिला, उसके बाद 2 और हुए, 2.5-2.5 बीघा। अब उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो करते क्या है, देखिए, इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण एवं नगरों की ओर भाग रहे हैं। अब भैया जब खेती में कुछ नहीं होगा तो गांव के लोग कहां जाएंगे, शहर में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, कमाएंगे, अपने घर पर अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे खाने पीने की। ठीक है, वो करना पड़ेगा, गाँव में कुछ नहीं रहेगा तो, जिससे ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण का कारण
बनता जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाल विवाह, देखिए मैंने देखा है कि बाल विवाह का मतलब क्या होता है, छोटे उम्र में विवाह कर देना, मतलब 17-18 साल से कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, रूल है। ठीक है, लड़कों का। अब बहुत सारे लोग 15-16 में ही विवाह कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या से विस्फोटक बनाने में सहायक हुए हैं। मतलब इनका कहना है कि बाल विवाह, गर्म जलवायु धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है जलवायु गर्म हो रहा है। रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण, देखिए चिकित्सा की सुविधा बहुत ज्यादा हो रही है, इससे मृत्यु दर में कमी हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा सुविधा मिलेगा उतना आदमी स्वस्थ रहेगा, मृत्यु होगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, जो बहुत बुढ़े हैं उनकी मृत्यु हो सकती है, तो इसीलिए चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी हो रही है, और बच्चे तो लगातार जन्म ले रहे हैं भैया, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, आदि जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से विस्फोटक बनाने में सहायक हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। भैया जो जनसंख्या वृद्धि है इसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, इसके कुछ उपाय भी हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। मतलब ब्रह्मचर्य ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। यानी कि लोगों के मन में क्या है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको कम किया जाए और ब्रह्मचर्य की ओर उनको ले जाया जाए। जैसे पहले लोग होते थे, आश्रम होते थे, उनमें गुरु जी होते थे, वो सारे लोगों को शिक्षा देते थे, ब्रह्मचर्य का पालन सारे लोग करते थे। वो चीज अगर आज हो जाए तो जनसंख्या बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएगी। समझे, ब्रह्मचर्य का मतलब समझ गए होंगे। इससे नर नारी समाज और देश की सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, अब क्या है, अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। वहां ब्रह्मचर्य पालन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए, फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हुए हैं। यानी कि आप देखते होंगे टीवी में एड्स भी आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड। तो ये सब जो है इनके प्रचार के द्वारा भी बच्चों में या फिर कम उम्र के बच्चों में भी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वही यहाँ पर हिंदी में बताया गया है, मैं थोड़ा इंग्लिश में बताया गया है, मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में। आगे देखिए, उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित करे। यानी कि जो प्राचीन संस्कृति है जिसमें लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उसको भारत के लोग पहचाने, ठीक है, और उसका पालन करें, तभी यहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग अभी देखिए इसमें और है, प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, इसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी भी वैयक्तिक, ठीक है, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल देना चाहिए। मतलब इनका कहना है जो संस्कृत की शिक्षा थी जो पहले लोग करते थे आश्रम में, उस पर ज्यादा बल देना चाहिए और इंग्लिश की जो शिक्षा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनके जो विवाह योग्य आयु है उसको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा देर में शादी हो। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए। यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, तथा सरकार की ओर से संतति निरोध का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। मतलब कहा गया है भैया कि परिवार को, ठीक है, छोटे परिवार ही सुखी परिवार होता है। परिवार छोटा रहे, हम दो हमारे दो वाला जो नियम है उसको अप्लाई करना चाहिए और संतति निरोध का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। यानी कि जो संतत निरोध जो है इसका कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और है, जहां तक परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों के अवलंबन का प्रश्न है, उनका भी सीमित उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरित
वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। यानी कि गर्भ निरोधक जो प्रयोग हैं, गर्भ निरोधक जो चीजें हैं, औषधियां हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन में देसी जड़ी बूटियों के उपयोग पर भी अनुसंधान चल रहा है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सालयों में नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से संबद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हैं। यानी कि क्या है, नसबंदी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो मनुष्यों में नसबंदी होती है, ठीक है, और औरतों में नसबंदी होती है, इससे क्या होगा कि जो मनुष्य के शुक्राणु है वो औरत के अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे संतान उत्पत्ति की जो चांसेज हैं बहुत कम हो जाएंगे। ठीक, अगर पुरुषों में नसबंदी कराई जाती है तो ऐसा नहीं होगा, और महिलाओं में अगर मान लीजिए नसबंदी कराई जाती है तो जो पुरुषों के शुक्राणु हैं वो महिलाओं के अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी एक में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। लास्ट में हमारा हेडिंग होगा उपसंहार। उपसंहार का मतलब इसका निचोड़ आपको बताना है, कैसे हम इसको प्रभाव, कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब इसमें थोड़ा बहुत बताना होता है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। मतलब जो मजा हमारे गांव में है, जो हमें शुद्ध वायु मिलता है, वो सब शहरों में नहीं मिलता है। आप जाएंगे परेशान हो जाएंगे। हमारे गांव की तुलना में वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहां के लोग बिना एसी के रह ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत गर्म जलवायु होता है। वहां पर पेड़ पौधों की कमी होती है, उसको काट कर भैया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं, क्योंकि वो शहर है। ठीक, तो जहां जो मजा गांव में है भैया वो बाहर कहीं नहीं है, जिसे विरोध के बावजूद समान नागरिक आचार संहिता प्राथमिक आवश्यकता है, जिसे विरोध के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। यानी कि हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका उपसंहार हो गया। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदी में कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है और आपको निबंध लिखना कैसे। मैंने एक टॉपिक पर निबंध लिखना बता दिया। आपको क्या करना है, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है। स्टार्टिंग में आपको प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ये सब हेडिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।